हेलो बच्चों, मैं आकाश शर्मा आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैकवे प्रकर सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था। और इसके अंदर हम कवर करेंगे अपकमिंग जेई और नीट के जो मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक्स है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा आप लोग जानते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है 12th का, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर एप्लीकेशन वाला पार्ट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जेई मेन या नीट के अंदर देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम एक एक अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरा टॉपिक कवर करेंगे ताकि आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन से। ओके, चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला हुआ है दो आइडेंटिकल सेल्स है जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 R2 है। ईएमएफ आप लोगों को दोनों के सेम दे रखे हैं और उनको आपने कनेक्ट कर रखा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल R। आप लोगों से बोला हुआ है कि किसी एक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो आपसे पूछा हुआ है उस R की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। दोनों की पोलैरिटी सेम दे रखी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ इनको एक ही पोलैरिटी में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखने वाले हैं कि मान लीजिए कि ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल हो चुका है। ठीक है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू हो गई R। ये R1 हो गया, EMF E है, ये R2 हो गया, इसका EMF E हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ने हमारे से क्या बोला हुआ है कि आप लोग यहाँ पे किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालते हो तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम निकालते हैं करंट। तो करंट आप निकालोगे तो हमने देखा कि ये दोनों जो सेल है वो सेम पोलैरिटी में है, तो ऐड हो जाएंगे। रेजिस्टेंस की पोलैरिटी वैसे भी करंट की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। तो लेट से मान लेते हैं कि यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रही है, तो आई करंट फ्लो करेगी तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करंट की वैल्यू लिखोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ई इक्वलेंट जो आएगा हमारे पास ट्वाइस ही आ जाएगा। आर इक्वलेंट की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता लग गया है कि करंट की वैल्यू इतनी है। अब हमारे से क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल के अक्रॉस अगर 0 है तो सबसे पहले हम बात करें VAB। हमें एक चीज पता है कि ये जो सेल है वो सप्लाई कर रहे हैं और जब भी सेल सप्लाइंग मोड में होते हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E माइनस IR होता है। डेफिनेटली बच्चों ये चीज को ध्यान में रखना, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है तो सेल सप्लाई मोड में होते हैं, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR होता है। और अगर उसी जगह पे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही होती तो वो सेल जो होते हैं वो चार्जिंग मोड में होते हैं और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR होता। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, E हमारे को दे रखा है माइनस I की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 R1 R2 और ये R हमने लिख दिया और यहाँ पे R की जगह हमने ले लिया R1 और ये 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए E की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1 आने वाला है। यहाँ से E से E कैंसिल हो जाएगा तो यह आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू ट्वाइस R1। तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, R1 माइनस R2। ठीक है, अब ये हमने सेल 1 के अक्रॉस निकाला है। आप चाहो तो इसको प्लस माइनस भी ले सकते हो, क्योंकि सेल 2 के अक्रॉस निकालोगे तो ये R2 माइनस R1 आ जाएगा जो हमारे को ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को हमने यूज किया है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों से बोला हुआ है क्वेश्चन ने, द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय बैटरी। बैटरी के थ्रू कितनी करंट यहाँ पे सप्लाई होने वाली है। आप लोगों को एक सर्किट दे रखा है जैसा आप लोगों को दिखाया गया है। आप लोगों को एक सर्किल टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसके अंदर ये बैटरी आपको बनाई हुई है। यहाँ पे एक रजिस्टेंस आपको लगा रखा है, यहाँ एक रजिस्टेंस लगा रखा है, इस जगह पे एक रजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 3 ओम, ये दे रखा है 6 ओम, ये आपको दे रखा है 2 ओम और ये आपको दे रखा है 1.5 ओम और बैटरी की वैल्यू आपको दे रखी है 6 वोल्ट। ठीक,
और आपसे बोला हुआ है कि करंट आपको कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब हमें करंट निकालनी होती है तो ज़्यादातर आप क्या करा करो, नेमिंग कर दिया करो। नेमिंग कैसे, मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी हो गया, तो हमें पता है जब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो वहाँ पे जो पॉइंट पोटेंशियल जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो अगर ये बी है तो ये भी क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये टर्मिनल मुझे नहीं पता, तो मान लेता हूँ कि ये नाम मैंने दे दिया सी, ठीक है। अब बैटरी किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और बी के। तो हम सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं कि यहाँ पे ए और बी बना देते हैं, ये ए और बी, बीच में हमने कहीं पे सी पॉइंट बना दिया। अब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया 1.5 ओम, ठीक है। टिक करते चलिए, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो हमने बना दिया, कितना है, 3 ओम। फिर सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो सी और बी के बीच में हो गया, ये 6 ओम हो गया। और यहाँ पे सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, कितना है, 2 ओम, ठीक। और आपने ए और बी के बीच में, ध्यान में रखिएगा बच्चों, इसमें ये गलती नहीं करना है, बी इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ है। खैर उसने डायरेक्शन का कुछ पूछा नहीं है, पर फिर भी आप लोग अगर छोटी छोटी एरर्स को भी ध्यान में रखोगे तो एक भी मिस्टेक आप लोगों की नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है बच्चों की ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल होगा तो ये आएगा 2 × 6 डिवाइड बाई 2 + 6, ये आ गया 12/8 विच इज 3/2, 3/2 यानी 1.5, ठीक है। आप इसका अगर नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे ऐसा आने वाला है कुछ इस टाइप का, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1.5 ओम हो चुका है, ये भी 1.5 ओम हो चुका है, और ये आपका 3 ओम है, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी, मैंने टर्मिनल्स उल्टे कर दिए थे, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 1.5 मिलके 3 ओम हो चुका है। 3 ओम और 3 ओम मिलके क्या हो जाएंगे पैरेलल में, जो कितना होने वाला है 3/2, यानी अगर हम करंट की बात करें तो 6 डिवाइड बाय 3/2 विच इज़ 4 एम्पियर। कितना हो गया, 4 एम्पियर, जैसा कि आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट लगा हुआ था सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग जैसा कि देख रहे हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप लोगों के पास आइडेंटिकल बैटरीज होती है और आप लोगों को बड़ी कोई एक बैटरी क्रिएट करनी होती है तो वहाँ पे E इक्वलेंट और R इक्वलेंट का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जब सारी आइडेंटिकल बैटरी सीरीज़ के अंदर होती है तो वहाँ पे E इक्वलेंट जो होता है वो N या जितने भी N आइडेंटिकल सेल्स आपने लगा रखे होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। पर पैरेलल में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। उसी का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन ने आप लोगों को बोला है कि मैक्सिमम करंट लाने के लिए 3 ओम रजिस्टेंस के अंदर हमने N रोज़ को यूज़ किया जिसके अंदर M सेल्स लगे हुए हैं एक रो के अंदर, ठीक है, और वो सारे के सारे सीरीज़ के अंदर है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.5 दे रखा है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने दे रखे हैं 24। तो आपसे पूछा हुआ है कितने सेल्स आपने यूज़ करे होंगे, यानी सीरीज़ के अंदर कितने और रो कितनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मान लो कि ये एक सेल है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कितने सेल्स हैं बच्चों, M सेल्स हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि यही M सेल जो है वो आपने कितना क्या लगा रखा है, N रोज के अंदर लगा रखे हैं, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है कितने ओम का आपको दे रखा है, 3 ओम का, उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ने बाकी कुछ नहीं बोला है, बस आपसे ये बोला हुआ है कि हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम है। और आपको ये भी बोला हुआ है क्या, टोटल नंबर ऑफ सेल वो कितना दे रखा है 24। तो आपसे पूछा हुआ है। अब देखो आप लोग जैसे जानते हैं बच्चों कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला था कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, जब भी सेल आइडेंटिकल होते हैं और अगर सीरीज में लगा रखे होते हैं तो सीरीज में लगाने की वजह से हर एक जो सेल है वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ हमने देखा M सेल है तो एक की वैल्यू अगर E है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक की वैल्यू E है तो यहाँ कितना रहने वाला है ME, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों, MR। और ये का यही कॉम्बिनेशन आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है, N रोज है,
ठीक है, ये अभी मैंने एक रो को रिप्रेजेंट किया है। ऐसी की कितनी रोज है हमारे पास, n रोज है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कितने ही सेल्स को अगर आप पैरेलल में लगा दोगे और सबका ईएमएफ सेम है तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जब हम n रोज को हटाएंगे तो यहाँ पे जो बैटरी बनने वाली है वो तो Me की ही रहेगी, पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, हमें पता है कि अगर n रेजिस्टेंस होते हैं जो पैरेलल में लगा रखे होते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/N होती है। वैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू MR है। ऐसी कितनी रोज है बच्चों, n रोज है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है MR/N। और आपने एक्सटर्नल कितना रेजिस्टेंस लगा रखा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है ना। अब नाउ वी आर यूजिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और हमें ये भी पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो या करंट का कोई भी एप्लीकेशन पार्ट आप यूज करो, हमें पता है यहाँ पे करंट कितनी आने वाली है MR/N प्लस कैपिटल R। मान लीजिए कैपिटल R है। अगर करंट को मैक्सिमम होना है तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस को बराबर होना पड़ेगा, जैसा हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में पढ़ रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, MR/N की वैल्यू R की इक्वल R की वैल्यू 0.5 है, N और R की वैल्यू 3 है, तो जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो M इज इक्वल टू 6N आने वाला है। M की वैल्यू कितनी आ गई, 6N। अब आप मुझे बताइए, ये एक टाइप से मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, M सेल्स इसमें लगे हुए हैं और वही M सेल्स N रो के अंदर है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, M इंटू N। तो यहाँ पे अगर M इंटू N की वैल्यू हम बात करें तो क्वेश्चन ने 24 दे रखी है, तो नाउ वी आर यूजिंग 6N into N which is equal to 24, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम m की बात करें तो 6 इंटू 2 विच इज 12 आ जाएगा। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो m की वैल्यू हमारे पास 12 आनी चाहिए और n की वैल्यू 2 आनी चाहिए, जो कि हमारे को ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोगों को हेल्प मिली। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पे KVL का बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप लोगों को केवल जो रेजिस्टेंस और बैटरी दे रखे हैं उसके अक्रॉस आपको KVL अप्लाई करना है। क्वेश्चन ने आप लोगों को फिगर दे रखा है और आपसे बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो हम सबसे पहले फिगर बना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी हमने लगा रखी है और हमने यहाँ पे दूसरी बैटरी भी लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी का EMF जो है वो E1 है, यहाँ R1 बोला हुआ है और यहाँ पे E2 है और R2 है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने EMF जो है वो कुछ अलग तरीके से बना दिया। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, आप आगे पीछे कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ब्रांच में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दे रखा है और आपसे पूछा हुआ है इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। और देखो हर एक इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग देखो तो एटलीस्ट BCD ऑप्शन के अंदर हम देखें तो कैपिटल R आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल R आ रहा है, तो हमें सारी इक्वेशंस देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन से रेजिस्टेंस की पोलैरिटी बना लेते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, हमेशा रेजिस्टेंस की पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये प्लस होगा और ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसे आ रही है तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ये भी प्लस और ये माइनस। अब आप बताइए, ये I1 और I2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और ये करंट ऐसे जाएगी तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी में बिल्कुल सिंपल है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो ज़्यादा लेंथ की होगी उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं लूप 1 के लिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज, तो देखिए क्या आ जाएगा, I1 R1 प्लस E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड लूप के अंदर अगर हम स्टार्ट करें ऐसे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यह आएगा I2 R2 माइनस के अंदर आने वाला है ये, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस E2,
फिर यहाँ -E1 और यहाँ +I1R1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये आने वाली है। और एक बड़े वाले लूप को अगर आप बार वाले लूप को लोगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो -I2R2 + E2 -I1 + I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन। आप लोगों ने देखा डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है E1 -I1 + I2 इंटू R -I1R1, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से ही आंसर आ गया था। तो ज़्यादा इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं थी, बस आप लोगों को ये देखना था कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लूप है और सबके अंदर KVL अप्लाई करना था। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बोला हुआ है एक नियॉन गैस है। नियॉन गैस के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं। और आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा हुआ है कि करंट कितना फ्लो कर रही होगी। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि करंट जो होती है वो रेट ऑफ चार्ज फ्लो, और रेट कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही कंसीडर करके चलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बोला है Ne+ जो है वो इधर जा रहा है। उनके टोटल नंबर आपको कितना दे रखा है? 2.9 × 10⁻18। ठीक है, बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं? 1.2 × 10⁻18 और वो इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ नेगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर गया होगा। कितना? 1.2 × 10⁻18। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल पॉजिटिव जो है वो कितना हो चुका है? 1.2 × 10⁻18 प्लस 2.9 × 10⁻18 विच कम्स आउट यह आ गया है 4.1 × 10⁻18। तो इतना पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो अगर हम बात करें Q की, तो Q कितना फ्लो करेगा? 4.1 × 10⁻18 इंटू 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो ये इससे कैंसिल 10⁻−1 बचेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और यह आ जाएगा 65 और यहाँ पे कितना होगा? पॉइंट, इतना एम्पियर करंट यहाँ पे आएगी। अब आप लोग देख सकते हो कि इसको 0.66 लिखा जा सकता है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन हमारा फिट बैठ सकता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। दो ऑप्शन के अंदर आपको देखो 0.66 एम्पियर करंट दे रखी है बच्चों। 0.66 एम्पियर करंट दे रखी है, तो हम किसको सही मानेंगे? क्वेश्चन ने आपको बोला हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट, विच इज़ बी ऑप्शन। चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों से पूछा हुआ है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर अगर हम एक करंट पास कराते हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया होगा जिससे करंट फ्लो करती है। तो वहाँ पे आप लोगों को एक ग्राफ बना रखा है VI का, और आपको डिफरेंट पॉइंट्स बता रखे हैं ग्राफ के अंदर ABCD, और आपसे पूछा हुआ है इन सब पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि ओम्स लॉ जो होता है वो V = IR होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो VI कर्व का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम इस VI कर्व के अंदर स्लोप की बात करेंगे तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, आप लोगों को देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर VI कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का दे रखा है। यहाँ पे ये I है और यहाँ पे ये V है। आपको पॉइंट्स जो बता रखे हैं वो A है, यहाँ पे बना रखे हैं वो B है, यहाँ पे जो बना रखे हैं वो C है, और यहाँ पे जो बता रखा है वो D है। अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट इज स्लोप, अगर हम बात करें dy/dx जो होता है वो रेजिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि dV/dy यही तो स्लोप होगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस को। और वो होता क्या है बच्चों? tan थीटा। और यहाँ पे tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा टेंजेंट का, वही उसका क्या हो जाएगा? स्लोप। अब मुझे बताइए ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं एंगल मेजर करूं, तो मुझे दिख रहा है जैसे जैसे मैं ए से बी, बी से सी और डी पे जाऊंगा, तो
तो स्लोप कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं एंगल जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल अगर रिड्यूस होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो टेन थीटा डिक्रीज करेगा, और टेन थीटा डिक्रीज करेगा तो आर डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर ये बोल सकते हैं कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी ग्रेटर देन आर सी ग्रेटर देन आर डी। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस को चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आर सी इज इक्वल टू आर डी, जो कि ऐसा है नहीं। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, जबकि आर ए ग्रेटर देन आर बी है। थर्ड आपको दे रखा है आर सी ग्रेटर देन आर बी, नहीं, आर बी ग्रेटर देन आर सी है। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आर ए ग्रेटर देन आर बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आर इक्विवेलेंट निकालने वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने घुमा फिरा के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पूछा हुआ है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर बड़े क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, जो हमारे को नहीं करना है। आप लोगों को देखो एक के अंदर एक स्क्वायर दे रखा है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 16 ओम दे रखी है, और आपको 2 पॉइंट मार्क कर रखे हैं ए एंड बी, और आपसे पूछा हुआ है कि ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जब कभी भी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को देखो तो घबराना नहीं है, पॉइंट्स को मार्क कर दिया करो। जैसे मान लो कि ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को अभी बताया था इसके पहले में कि अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, सिंपल एक प्लेन वायर होता है, तो आप वहां पे पॉइंट पोटेंशियल का यूज कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे ये सी पॉइंट है तो कहीं ना कहीं ये भी सी पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं ये भी सी होगा। ठीक है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। ठीक है, ये बी ए होगा और ये भी ए होगा, ये डी होगा और ये डी होगा। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस बना देते हैं। कैसे, मैंने क्या करा कि यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट बनाया और बी पॉइंट बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, जब आप रेजिस्टेंस बनाने लगोगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस है तो ये आ गया। ठीक है, फिर से एक और रेजिस्टेंस है तो ये हमने बना दिया। ठीक, ऐसा ही सिमिलरली बी और सी के बीच में है और यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस है तो हमने बना दिया। फिर ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सी और डी के बीच में है तो ये सी पॉइंट था, ये और ये जो हमने बना दिया। ठीक, यहाँ पे डी और ए के बीच में है तो ये हमने बना दिया। ठीक है, तो ये डी पॉइंट हो गया। अब आप देखिए बच्चों कि ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है और ये तीनों पैरेलल है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये कितना आने वाला है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, कितना हो गया बच्चों, ये 16/3, 16/3, 16/3, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस 16 ओम का है। और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, 16/3। पर हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ये दोनों तीनों मिलके हो चुके हैं 16। तो अगला कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है कि ये ऊपर 16 और नीचे कितना हो चुका है, 16/3। तो यहाँ पे 16/3, तो ये आया 16 × 16/3 डिवाइड बाय 16 + 16/3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना हो चुका है, 16 × 16 डिवाइड बाय 64 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये इससे 4 × 4 से ये कैंसिल हुआ तो 4 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, बड़े क्वेश्चन से अपने को डरना नहीं है, अपने को अच्छे से अच्छे स्किल्स का यूज करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि आपके पास 3 वायर है, जिसके अंदर आपको बोला हुआ है कि उनके मासेस का रेशियो दे रखा है और आपको लेंथ का रेशियो दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है कि वो कितना होगा। पहले तो ये समझो कि उन्होंने ये चीज जो बोली हुई है, उनका जो मासेस का रेशियो, कहीं ना कहीं कॉपर वायर बोलने का मेन कारण उनका क्या है, वो ये चाहते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी सेम, मटेरियल सेम। और जब मटेरियल सेम होता है तो हम ज्यादातर ये कंसीडर करके चलते हैं कि वहाँ पे डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो जब डेंसिटी सेम रहने वाली है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर रेजिस्टेंस निकालोगे बच्चों, तो रेजिस्टेंस होता है ρl/A। अब हर एक वायर कॉपर है तो रेजिस्टिविटी का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ का भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेंथ तो रेशो में दे रखी है। पर एरिया का क्या करेंगे, तो एरिया को हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से कि हमें पता है मास जो होता है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, और मास की हम बात करें तो ये हो जाएगा डेंसिटी, हम d लिख देते हैं, और वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ।
तो आप कहीं ना कहीं ऐसे देख सकते हो डेंसिटी सेम रहेगी तो एरिया की जो वैल्यू आ गई वो m/l आ गई। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने d कहां पर रखा, तो d भी आप यहां पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए जब मैं r1 को लिखूंगा तो r1 क्या आएगा, रेजिस्टिविटी उसकी रो है। अच्छा, लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है, L1 रेशियो L2 रेशियो L3 जो आप लोगों को दे रखा है बच्चों वो है 5:3:1, और आपको मासेस का जो रेशियो है M1 रेशियो M2 रेशियो M3 वो आपको दे रखा है 1:3:5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ आएगा रो L1/A, तो आप देखिए ये आ जाएगा रो इंटू 5 और डिवाइड बाय A। अब A को कैसे निकालें, तो आप लोग देख सकते हो बच्चों की A की वैल्यू m/l के इक्वल है। ठीक है, तो m1/l1 मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज सबके लिए कांस्टेंट रहने वाली है। तो बताओ m1/l1 कितना हो जाएगा, 1/5, और ये 1 में d आप रख लो ताकि आप लोग को ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, r2 की बात करेंगे तो क्या आएगा, रो लेंथ कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये m2/l2 कितना हो जाएगा, 3/3, और ये 1/d। r3 की हम बात करें तो r3 कितना हो जाएगा बच्चों, R3 यहाँ पे अगर हम देखने वाले हैं तो R3 की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू कितना हो गया 1 रो 1 अपॉन m3/l3 के लिए 5, ठीक है, अपॉन 1 इंटू 1/d। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब देखिए इसको क्लियर फॉर्म में लिखते हैं, रो d5 इंटू 25, ये 5 ऊपर होके चला जाएगा, रेशो R2 को लिखोगे तो आपके आने वाला है रो 3d रेशो रो d/5। ठीक है, क्या रो d सब में कैंसिल हो गया। अब मुझे बताइए 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125:15:1, और अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन और आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक नॉलेज इसका एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको डायग्राम दे रखा है, बैटरी दे रखी है और आपको रजिस्टिविटी को कहीं ना कहीं वेरी करवाया है। और क्वेश्चन ने जो बोला है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस A इज हैविंग वेरिंग रजिस्टिविटी, जिसका आपको बोला हुआ है कि ρ0 x है, जहाँ पे ρ0 कांस्टेंट है और x जो है आपने लेफ्ट से मेजर किया है। सेल को आपने EMF भी अप्लाई किया है। अगर आपसे बोला हुआ है कि सेल का नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब आइडियल बैटरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के ये हो गया है कंडक्टर, जिसके अक्रॉस आपने क्या लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगा रखा है V वोल्ट का, और यहाँ से x डिस्टेंस पे आपको बोला हुआ है कि रजिस्टिविटी जो है वो ρ = ρ0 x की फॉर्म में आपको दे रखी। ठीक है, सबसे पहले कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यार इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। क्या निकालें, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, और वोल्टेज क्योंकि देखिए उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो सबसे पहले हमें पता है जैसे ही ये V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप लगाया तो इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो करंट में ये हायर पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। और हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल जो होगा वो धीरे धीरे चेंज हो रहा होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो d है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी पूरी L लेंथ का रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, R जो होता है वो ρL अपॉन A होता है। तो अगर मैं इस छोटे से पार्ट की लेंथ अगर dx मानूं तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो तो ρ0 x हो चुका है, लेंथ इसकी dx हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाई a² ही रहना है, क्योंकि आपको बोला हुआ है कि इसकी रेडियस जो है वो a है। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से L तक। तो आप यहाँ देखिए रो L²/2 पाई a², ये कहीं ना कहीं हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई।
है ना। मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करी, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैंने ये क्या किया है। ये एलिमेंट्री पार्ट जो था उसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ चुका है। तो करंट की बात करें तो करंट आ जाएगी V/R, R की वैल्यू है rho नॉट L स्क्वायर इंटू 2 पाई A स्क्वायर। तो बताइए क्या आ गया बच्चों, 2 पाई A स्क्वायर अपॉन rho नॉट L स्क्वायर इंटू V। ठीक है, पर ठीक है चलो अपने को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई निकालना चाहा तो वो हमने आई निकाल लिया है। ठीक है, अब हमारे को निकालना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो मुझे बताइए इतने से के लिए पोटेंशियल ड्रॉप आपने क्या माना है, डी। क्या बोला हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कितना है, डीवी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे बताइए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आप क्या लिखोगे, आई इंटू डी आर, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डी आर होगा। ठीक, अब डी आर क्या था, ये रहा, आई कितना है 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन रो नॉट एल स्क्वायर इंटू डी आर की वैल्यू कितनी है, रो नॉट एक्स डी एक्स डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे सॉरी यहाँ वी भी आएगा, ये मैंने हटा दिया था, ये वी भी आने वाला। ठीक, तो ये पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रो नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आया ट्वाइस वी अपॉन एल स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डीवी की वैल्यू आई। और हमें पता है डीवी बाई डी एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये आया 2v अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपके क्या होगा, स्मॉल भाई हम करते क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय जो भी आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वही तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 2v अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स। आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है अगर ग्राफ पूछा जाता है तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 एक सिंपल केवीएल केसीएल का एक क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को स्ट्राइक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये वाले जो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं हमेशा उनको यही प्रेफर करता हूँ कि आप केसीएल अप्लाई करें। केसीएल से एक ही इक्वेशन में आंसर आ जाता है। केवीएल अगर आप लोगों से इन केस क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है तो ही आपको अप्लाई करना चाहिए, बड़े जितने भी आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को सर्किट दे रखा है और आपसे पूछा हुआ है कि राइट मोस्ट 2 ओम वाले में जो करंट है वो कितनी है। आपको बैटरी जो बोला हुआ है वो हर एक 10 वोल्ट की। तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 के अंदर कहा है कि ये यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, इधर भी एक बैटरी और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ बीच में भी एक रेजिस्टेंस और बैटरी है और इस जगह आपको दे रखा है कि 2 ओम, एक बैटरी 10 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है ये कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है, ये आपको दे रखा है बच्चों 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 दे रखा है, यहाँ भी 10 दे रखा है। रेजिस्टेंसेस आपको सारे 2 ओम दे रखे हैं। ठीक है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। आपसे बोला हुआ है कि राइट मोस्ट, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर आपको करंट की कैलकुलेशन करनी है। तो चलो बच्चों देखो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसका एक सिंपलीफाई सर्किट बनाना पड़ेगा। आप लोगों को दिख रहा है कि ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट की जो दो बैटरी है वो सेम पोलैरिटी में है, और जब ये सेम पोलैरिटी के अंदर है तो हम यहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं, सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 20 वोल्ट हो जाएगी। ये दोनों रेजिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जब आप इसको देखोगे तो ये आएगा कुछ इस टाइप से। इसी सर्किट के अंदर हमने क्या करा है कि यहाँ पे इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से रख दिया है। मैंने क्या करा,
ये 4 ओम हो चुका है, ये 20 वोल्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 10 है और ये भी 10, ठीक है। सारी बैटरीज और सब कवर है। अब यहाँ देखिए, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का कहीं ना कहीं 0 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ उसका कारण अभी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सारी आउटगोइंग करंट मानूँ I1, I2, I3 और I4, तो यहाँ पे आप इजीली KCL अप्लाई कर सकते हो। KCL क्या बोलता है कि अगर आप हर एक ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि सभी करंट का सम या तो 0 के इक्वल कर दो या इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। पर हमेशा मैं ये प्रीफर करूंगा बच्चों कि आप आउटगोइंग करंट ही माने, क्योंकि उससे क्या होगा, एक सिंपल सी चीज ये रहेगी कि ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा, बाकी सब क्या होंगे, लोअर पोटेंशियल पे। जो भी आंसर आना होगा वो विद साइन अपने आप आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। ये 0 हो गया तो बच्चों ये -20 हुआ, ये -20 हो गया, ठीक है। अब आप इधर जाओगे तो -10 होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो इससे इधर तो आ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, V-10, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी सिंप्लीफाई करने के लिए आप इन दोनों को क्या करो, हटा दो और एक उससे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 4 ओम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये V है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, V-10। अब देखो मैं आपको लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 का जो सम है वो 0। तो I1 लिखते हैं बच्चों। I1 ये वाली ब्रांच की करंट है तो हायर पोटेंशियल ये होगा, कौन सा, V-10, माइनस लोअर पोटेंशियल कौन सा है, -20, तो यहाँ -20 कर देते हैं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 4। ये ध्यान में रखें कि अगर एक ही ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं तो सीरीज में होते हैं, वो हमें पता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल V-10, लोअर पोटेंशियल कितना हो चुका है, -20, डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 2 ओम, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड वाली ब्रांच, इसमें क्या हो गया, V-10 डिवाइड बाय 2 एंड प्लस ये हो चुका है हमारे पास V-0 डिवाइड बाय 4, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अब आप एलसीएम लोगे तो देखिए 4 एलसीएम आ चुका है, तो V माइनस माइनस प्लस हो गया तो +20 और -10, तो +10 आ जाएगा, ये +10। फिर यहाँ पे देखो 2 का एलसीएम है तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए वापस से सेम सिनेरियो होने वाला है, तो ये 2v + 20 आएगा, प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा, 2v + 20, और यहाँ पे आने वाला है v = 0। अब आप ध्यान से देखिए, v 2v और v, तो ये 6v हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें 10 20 30 और ये हो गया हमारे पास -50, तो v की वैल्यू -50/6 यानी 25/3 आ चुकी है बच्चों। और मुझे क्या निकालना है, मुझे जो करंट निकालनी है वो कितनी है, ये वाली करंट v/4। तो क्या करूंगा मैं, v/4 इज द आंसर व्हिच इज -25/3 डिवाइड बाय 4, तो ये आया -25/12। ये माइनस का काम तब होता है जब हमारे को डायरेक्शन भी दी होती है, उसने तो सिंपल एक करंट पूछी तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे देंगे, तो आंसर विल बी 25/12। आप लोग आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बोला हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है कि n इक्वल रेजिस्टेंस है जिनको पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किया है और फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो आपसे पूछा हुआ है मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना होगा। आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है वो तब आता है जब आप सभी को क्या कर दोगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दोगे। तो ये n रेजिस्टेंस है, तो हमें पता है R इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो NR आ जाएगा, विच इज मैक्सिमम। इसी केस के अंदर मैक्सिमम आ सकता है अगर ये सारे R है, और अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो आपका आ जाता है R/n विच इज मिनिमम, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो निकालना है, तो मैक्सिमम की वैल्यू तो NR है, मिनिमम की वैल्यू R/n है, तो ये हो चुका है हमारे पास n²। अगर हम ऑप्शन देखें तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है बच्चों। ओके, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का तो सर्किट ही ऐसा है, इतना डरावना है कि अगर 100 में से हम रेशियो देखें तो 99% बच्चे जो है वो छोड़ देंगे, जबकि जब भी इनफाइनाइट ग्रिड टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इनके लिए एक फिक्स मेथड होता है। हमें पता है, आप लोगों को सिखाया भी होगा
कि लैडर प्रॉब्लम जहाँ पे भी होती है या इनफाइनाइट सीरीज जहाँ पे भी बन रही होती है वहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट के तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। मैंने क्या करा कि केवल जो आप लोगों को ए और बी पॉइंट आपको दिखा रखे हैं डायग्राम के अंदर, मैंने क्या करा है केवल उसका एक ट्राइंगल को रखा। कौन से वाले ट्राइंगल को? ये वाले ट्राइंगल। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस आर 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 है, जैसा आप लोगों को आर नोट बोला हुआ है तो आर नोट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे इनफाइनाइट सीरीज दिखा रखी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एक ट्राइंगल को रख रहा हूँ। इसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर भी इनफाइनाइट है, तो मैंने यहाँ पे भी एक ब्रांच को रखा और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जोड़ दिया। यहाँ पे भी हमने क्या करा, ये आर को जोड़ दिया। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर रहे हैं हम। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट है तो यहाँ क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हमने जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आर इनफाइनाइट हमने जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको आर इक्विवेलेंट के इक्वल कर देंगे। जैसे हम करते हैं ना कि मान लो एक पॉट में से अगर हमने एक बकेट वाटर निकाल लिया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमने इस पे एक ब्रांच को ले लिया है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, आप लोगों को दिख रहा है कि ये इसके साथ पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, तो ये आ जाएगा आर नॉट आर अपॉन आर नॉट प्लस आर। सिमिलरली ये भी यही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में आ जाएंगे। कितने होंगे, ट्वाइस आर नॉट आर डिवाइड बाय आर नॉट प्लस आर। और ये आपका हो चुका है आर नॉट, और ये ए और ये बी टर्मिनल हो चुका है। अब आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए तो क्या आना चाहिए हमारे साथ, ट्वाइस आर नॉट आर डिवाइड बाय आर नॉट प्लस आर इंटू आर नॉट डिवाइड बाय ट्वाइस आर नॉट आर अपॉन आर नॉट प्लस आर। ये पूरा रेजिस्टेंस है प्लस आर नॉट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू ये है, पर ये तो किसकी इक्वल है, आर इक्विवेलेंट जो हमने आर माना हुआ। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से आप देखोगे कि एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आया ट्वाइस आर नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट प्लस आर, और डिवाइड में अगर हम देखें तो ये आया ट्वाइस आर नॉट आर प्लस आर नॉट स्क्वायर प्लस आर आर नॉट अपॉन में आर नॉट प्लस आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 1। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आया 2 आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर प्लस 3 आर नॉट। ठीक है, आप इसको इधर लेके आओगे तो बच्चों आ गया 2 आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर नॉट। एक आर नॉट से एक आर नॉट कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास आर नॉट बाय 3। तो ज़्यादातर हमेशा ऐसे ही जब भी ग्रेड वाली प्रॉब्लम होगी आपको हमेशा ही यही ट्रिक आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन पे हमारे से गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि कैलकुलेशन वाले में कहीं ना कहीं हम आंसर निकाल लेते हैं, पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ना एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो कंफ्यूजिंग होता है, जिससे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि दो ऑप्शन में से किसको चूज करें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पे प्रेफर करें जिस टाइम पे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप पहले कर लोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप एरर कर दोगे। देखिए इसमें आपसे बोला हुआ है, आपको बोला है यू आर गिवन ए रेजिस्टेंस कॉइल एंड ए बैटरी। ठीक है, आपको एक रेजिस्टेंस कॉइल और बैटरी दिया हुआ है, किस केस के अंदर हीट जनरेटेड ज्यादा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 13 है। अब हम ए ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन द कॉइल इज कनेक्टेड टू द बैटरी डायरेक्टली, मतलब कि ये कॉइल जिसका रेजिस्टेंस आर है उसको हमने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हीट जनरेटेड कितनी होगी, हमें पता है हीट जो होती है वो पावर इनटू टाइम, और पावर जो होता है वो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। व्हेन द कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट में कनेक्ट करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस R/2 और ये रेजिस्टेंस R/2 है, उसको आपने बोला है कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, बैटरी के साथ, सेम बैटरी के साथ। तो ये हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन क्या बन चुका है, R/4। तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू R/4 टी। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा सॉरी, आप लोगों से रेजिस्टेंस की बात करी ना, तो इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, v² बाय r वाला फॉर्मूला। यहाँ आ जाएगा बच्चों पावर v² बाय r इंटू टी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा,
20, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो r/4 इंटू टी। थर्ड के अंदर आपसे बोला हुआ है कि इसके 4 पार्ट करे हमने कोयल के और उनको चारों को पैरेलल में लगा दिया। तो आप लगा दीजिए। यहाँ पे क्या आया, ये और ये 4 पार्ट है। इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया और ये r/4 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 ये मिलके हमारे पास r/16 हो गया। तो अगर हम हीट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा v² r/16 × t। ये H1 था, ये H2 है, ये H3 और H4 में क्या बोला है, ओनली हाफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द बैटरी। तो हाफ कॉइल कनेक्ट करेंगे मतलब रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना है, R/2 है और वोल्टेज V है। तो H4 कितना आने वाला है, v² r/2 × t। पर मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें R ही रहेगा। यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 टाइम्स, यहाँ दिख रहा है 16 टाइम्स, यहाँ दिख रहा है 2 टाइम्स। मैक्सिमम किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक पोटेंशियोमीटर का एक बड़ा और एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोगों से बोला हुआ है कि यहाँ पे डायग्राम में आप लोग जैसा देख सकते हैं कि एक प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट दिखाया हुआ है, जिसके अंदर पहले की को 1 और 2 में कनेक्ट रखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने 3 और 4 को कनेक्ट रखा है, 1 और 3 को कनेक्ट रखा है। आप लोगों से बोला हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इसका K है। आपसे ये भी बोला हुआ है कि बैलेंसिंग लेंथ जो आती है वो L1 L2 पे आती है। जब आपने 1 और 2 को कनेक्ट किया तो L1 और 1 और 3 को कनेक्ट किया तो L2 आती है। ठीक है, आप लोगों से पूछा हुआ है कि रेजिस्टेंस R और X है, तो आपसे ये पूछा हुआ है कि R और X की वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक सीधा सा देखो क्वेश्चन नंबर 14 का पहले डायग्राम से बता दूं कि क्या है। ये आप लोगों को एक बैटरी बना रखी है, ये रियोस्टेट है। यहाँ पे स्विच के थ्रू आपने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ एक सेकेंडरी सर्किट है जिसमें एक एमीटर आपको बताया हुआ है। इस एमीटर का काफ़ी एक बड़ा रोल है जो मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा कि क्या है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक बैटरी है जिसका आपने स्विच को क्लोज कर रखा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये R है, ये एमीटर है। बैटरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये X है, ये पॉइंट जो है ये 1 है, ये 1 है और ये आपका 2 है और ये पॉइंट जो है वो 3 है। ठीक है, आपसे बोला हुआ है कि एमीटर जो है वो 1 एम्पियर रीड करता है। अब देखिए बच्चों, पहले बात करते हैं व्हेन 1 and 2 कनेक्टेड। अब आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो मान लो बैलेंसिंग लेंथ जो है, बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, L1 आ रही है। तो बैलेंसिंग लेंथ अगर L1 आ रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस का मेजर होगा, और जब इसके अक्रॉस का मेजर होगा तो इसके अक्रॉस क्या लिखोगे, IR, वो किसके इक्वल होगा, KL1 के। और I की वैल्यू 1 दे रखी है तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, KL1, इक्वेशन नंबर 1। और जब ये दोनों होंगे, क्योंकि 3 से कनेक्ट करेंगे 1 and 3, तो क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है, बैलेंसिंग लेंथ तो वो आ रही है L2। तो अब मेजर किसका होगा, IR + X, क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएंगे और वो कितना आ रहा है, KL2। तो आप मुझे बताइए R + X की वैल्यू आ रही है KL2, क्योंकि I की वैल्यू 1 है। I कितना है, 1। तो यहाँ से देखिए X की वैल्यू क्या आ जाएगी, KL2, और R की वैल्यू यहाँ से KL1। तो ये आ गया हमारे KL2 - L, KL2 - L। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा R और X के रिस्पेक्ट में, तो हमें दिख रहा है B ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पावर का, रेटेड पावर वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर बल्ब वाला पार्ट यूज कराया, पर इन्होंने एज सच कंज्यूम पावर वाली चीज कुछ नहीं पूछी। आप लोगों से केवल एरर की कैलकुलेशन कराई है, और अगर आप इसमें कंसेप्ट देखोगे तो भी एरर का ही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ है कि एक बल्ब है जिसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर जो है वो 100 वाट की है। उसके अक्रॉस 2.5% जो रेटेड वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है। तो आपसे पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ रेटेड वैल्यू बाय विच पावर वुड डिक्रीज।
तो पावर कितने से डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, हमें एक चीज पता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में पावर जो होती है वो v²/r होती है। अब कहीं ना कहीं यहाँ परसेंटेज वाली चीज आई है और ये 5% से कम है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा V अपॉन V प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन R। आपने रेजिस्टेंस में कोई एरर नहीं करी है, मतलब रेजिस्टेंस में कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में डेल्टा R/R क्या है 0, पर वोल्टेज के अंदर रेटेड वैल्यू का कितना परसेंट हो रहा है 2.5%। तो अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 100 तो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा V/V इंटू 100, तो ये हमारा क्या हो गया 2.5%, तो 2 इंटू 2.5 विच इज 5%। तो हमारे पावर में जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा 5%। और बिल्कुल अच्छे से आपको ऑप्शन सी नंबर दे रखा है जिसके अंदर आप टिक कर सकते हैं। चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कैपेसिटेंस का कुछ पार्ट आप लोगों से कंसीडर किया हुआ है। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जब भी हम किसी कैपेसिटर के अंदर अगर वो चार्ज नहीं होता है और जस्ट स्विच को क्लोज करते हैं, तो स्विच को क्लोज करने से क्या होता है सडनली उसमें चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जब आपसे पूछा जाए कि जब स्विच को क्लोज किया है t = 0 पे, तो कैपेसिटर जो होता है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, पर जब उसको चार्ज होते हुए बहुत टाइम हो जाता है, जिसे स्टेडी स्टेट भी बोला जाता है, t = इनफाइनाइट वाली कंडीशन, वहाँ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी कैपेसिटेंस हो और स्टेडी स्टेट दे रखा हो, उसके टर्मिनल को ओपन करके उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपेसिटेंस। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं 16 में, यहाँ आपको दे दिया है कि एक बैटरी है, ये 1 ओम है, ठीक है। यहाँ आपको दे रखा है कि ये 2 ओम है, इधर आपको दे रखा है कि ये 3 ओम है, यहाँ एक कैपेसिटेंस है और इसके साथ क्या है 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 0.5 माइक्रोफैरड है, ये 3 ओम 2 ओम 1 और यहाँ पे बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की। आपसे बोला हुआ है कि ये करंट जो है वो बताइए, क्या बोला हुआ है करंट की वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो ये स्टेडी स्टेट में है, तो इसको क्या करूंगा मैं, जब डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हो जाएगा। ये वाला, ठीक है। अब ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 ये 6 वोल्ट की बैटरी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब सर्किट ओपन हो चुका है ऐसे रेजिस्टेंस के पास जिसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, क्योंकि ओपन सर्किट होगा तो ये रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ 0 बोलूंगा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 होगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। अब हमें रेजिस्टेंस का पता है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में जो डेल्टा V आ रहा है वो कितना आया 6 वोल्ट। तो Q की वैल्यू CV होती है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 × 6 विच इज 3 माइक्रोकूलम। कितना हो चुका है 3 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज आ चुका है। और अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो हमें दिख रहा है 3 to 1 पैरेलल में, तो यहाँ आएगा 1/R equivalent is equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/3 which is 1/R equivalent is equal to 6 एलसीएम आएगा, तो 6 + 3 + 2 यहाँ पे आने वाला है, तो R equivalent की जो वैल्यू है वो 6/11 आ जाएगी। तो जब आप करंट निकालोगे तो होता है V/R which is कितना हो जाएगा 6 / 6/11, तो ये 11 एम्पीयर की यहाँ पे करंट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 रेजिस्टेंस के स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन है। जब भी स्ट्रेचिंग का कोई क्वेश्चन आता है हमेशा ध्यान में रखिए, लेंथ को अगर स्ट्रेच करके बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एरिया चेंज होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से वहाँ रेजिस्टेंस में सिग्निफिकेंस चेंज होते हैं। पर अगर आप सिंपल लेंथ बढ़ा रहे हो बिना स्ट्रेच किए तो वहाँ पे फिर कोई चेंज नहीं आता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। यहाँ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आपसे बोला हुआ है द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। आपने लेंथ को 100% इंक्रीज किया है ड्यू टू consequent decrease in diameter of the the change in resistance of the wire will be। वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज होगा। तो देखिए अगर हम बात करें बच्चों की, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये
एक वायर हो गया, ठीक है, जिसकी लेंथ हो गई है L और इसकी रेडियस है R। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल और डायमीटर की फॉर्म में पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल हो जाएगा। ये इनिशियल वॉल्यूम। अब आपने लेंथ को 100% इंक्रीज कर दिया, मतलब जहाँ लेंथ एल थी वहाँ पे 2L हो चुकी। तो बताइए यहाँ क्या आने वाला है? अगर मैं यहाँ देखूँ तो लेंथ हो गई 2L, तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी r/2। तो v फाइनल क्या है? पाई r/2 का स्क्वायर इंटू 2L, यही होगा, है ना। और रेडियस को हाफ नहीं कह सकते, मान लो इसकी रेडियस आ गई पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, या इसको नए डायमीटर को बोल देते हैं पाई d1 स्क्वायर बाय 4 इंटू 2L। तो हमें पता है वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो आप क्या लगाओगे यहाँ? v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल, तो आया पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू L इज इक्वल टू पाई d1 स्क्वायर बाय 4 इंटू 2L। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे L से L कैंसिल, तो d1 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय 2, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कितना आ गया बच्चों? d1 इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ d। कितना आ गया? 1/√2 ऑफ d, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि a फाइनल जो है वो a/2 हो चुका है, इनिशियल एरिया का हाफ हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं r फाइनल लिखूंगा तो बच्चों r फाइनल क्या होगा? रो ट्वाइस l अपॉन a/2, जो कि हो चुका है हमारे पास 4l रो l अपॉन a, और r इनिशियल कितना था? रो l अपॉन a। तो उसने पूछा है चेंज कितना हुआ, तो चेंज के लिए क्या करें? r फाइनल माइनस r इनिशियल डिवाइड बाय r इनिशियल इनटू 100। तो क्या आ जाएगा? 4 रो l अपॉन a माइनस रो l अपॉन a डिवाइड बाय रो l अपॉन a, तो ये इनटू 100। तो आप देखो यहाँ से ये पूरा कैंसिल, 4 माइनस 1 होता है 3, तो आ जाएगा 300%, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा? 300%, जो आप लोग देख सकते हो डी। और चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 एक बोनस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर ये कोई बच्चा छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं उसके 4 नंबर का बहुत बड़ा एक लॉस हो चुका है। एक डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे बोला हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमें पता है बच्चों कि जब भी किसी एक कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं और इसकी लेंथ अगर L है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होती है V/L, क्योंकि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है L लेंथ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? इधर। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m, यहाँ पे F जो लगने वाला है वो QE/m होगा, जहाँ पे Q E/m आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी? V = u + at अगर आप अप्लाई करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd = 0 + E/m × टाउ होता है, जहाँ पे टाउ जो होता है वो एक रिलैक्सेशन टाइम, E इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m यहाँ पे मास, और d जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो आप देख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है E टाउ अपॉन m, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे मोबिलिटी बोला जाता है। मोबिलिटी जो होती है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी हाई होगी और वो तेज मूव कर सकेगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिखने में बड़ा लग रहा है पर सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोगों को पोटेंशियोमीटर में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है उसका अपन डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा है कि आपके एक वायर पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और स्टैंडर्ड सेल आपने जो लिया है। अब देखो हालांकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, पर हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड सेल है और रियोस्टेट को भी आपने 0 पे सेट किया है और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये 100 सेंटीमीटर पे की लेंथ है, ठीक है। अब आपने एक सेल को मेजर करने के लिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये E1 है और ये गैल्वेनोमीटर को लगाया जो बैलेंस होता है कितने पे? 30 सेंटीमीटर। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी गैल्वेनोमीटर बैलेंसिंग लेंथ शो कर रहा है, यानी
आई की वैल्यू क्या है बच्चों 0। डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन हो गया ना, तो यहाँ आप क्या लगाओगे E1 इज इक्वल टू KL, जहाँ पे K क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, रियोस्टेट 0 तो पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा, तो आप क्या लिखोगे कि E/100 और बैलेंसिंग लाइन कितने पे आ रही है 30 पे, तो आंसर कितना हो गया 30E/100। ये हमारा ऑप्शन होगा और हमें यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिख रहा है वो किस पे दिख रहा है बच्चों, डी ऑप्शन पे। ठीक है, रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं आया। चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ने आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर जो आयरन का है वो R है, अगर लेंथ को डबल कर दिया और उसकी रेडियस को भी डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हमें पता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो ρ L/A होता है, जहाँ पे ρ रेजिस्टिविटी, L लेंथ और A एरिया होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ρ L/πr²। अब आपने L को क्या कर दिया 2L और R को भी क्या कर दिया 2R, दोनों को डबल कर दिया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो R1 जो होगा वो ρ 2L/π2R का स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे ρ 2L/4π R² होगा। तो देखो ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल तो आया 1/2 ρ L/πr², जिसे लिखा जा सकता है 1/2 ρ L/A, और यही हमारा R होता है, इसे R/2 कर सकते हैं। अब हम अगर ऑप्शन में देखें तो रेजिस्टेंस जो होगा वो हाफ रह जाएगा, पर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो अनचेंज रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का कभी भी लेंथ और एरिया से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आप लोगों से बोला हुआ है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको 12 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻² ओम, और आप लोगों से बोला हुआ है जो करंट वहाँ पे आ रही है वो है 60 एम्पियर। तो आपसे बोला हुआ है कि बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, इसको अगर आप किसी भी सर्किट में कनेक्ट करोगे और अगर यही बैटरी अगर किसी अप्लायंस के अंदर है जो सप्लाई मोड में है, तो हमें पता है कि अगर ये सप्लाई करेगी तो इसके अक्रॉस ये A टर्मिनल है, ये B है, जहाँ का पोटेंशियल VA और ये VB होगा। तो VA माइनस VB की जो वैल्यू आती है वो E माइनस IR आती है, जहाँ पे E इसका EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर हम VA माइनस VB निकालें तो EMF हमें 12 वोल्ट दे रखा है, I की वैल्यू 60 है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें जो दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है 5 × 10⁻² ओम, विच इज़ 12 माइनस 60 × 5 डिवाइड बाय 100, और ये आपसे हो चुका है 12 माइनस 3 विच कम्स आउट 9 वोल्ट। तो ऑप्शन विल बी 9। तो यहाँ इंटीजर के अंदर हम 9 वोल्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी है बच्चों को ताकि आप लोग थोड़ा सा डेविएट हो जाओ, पर अपने को डेविएट नहीं होना है। इसने कहा है कि दो रोड आपको दे रखी है, दोनों की लेंथ आपको 1 मीटर दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, पर दोनों की रजिस्टिविटी अलग है और आपसे पूछा हुआ है कि वोल्टेज हम कितना अप्लाई करें ताकि कितनी करंट आए, 1 एम्पियर करंट आ जाए। तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि एक रोड है और ये दूसरी रोड हो चुकी है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया कुछ, ये V हो गया, ये कॉपर है और ये आयरन है। ठीक है, कॉपर की रजिस्टिविटी आपको जो दे रखी है बच्चों वो क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है 1.7 × 10⁻6 ओम पर सेंटीमीटर है। इसको अगर हम ऐसे लिखें 1.7 × 10⁻6 अपॉन 10⁻² ओम पर मीटर, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन के आई 1.7 × 10⁻4 ओम पर मीटर। ऐसे ही आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन की हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 10⁻5 ओम पर सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 10⁻5 × 10⁻+2 ओम पर मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को जब आप चेंज करोगे तो यह आया 10⁻³ ओम पर मीटर। ठीक है,
अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को दो रेजिस्टेंस बनाने वाला हूँ, ठीक है। और दो रेजिस्टेंस बनाते ही हमारे पास यहाँ पे सबसे इजी काम क्या हो गया कि ये R1 और ये R2, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे कि V इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2। और यहाँ फ़ायदा क्या है बच्चों, दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी जो है वो आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। और ख़ास बात ये है L आपको दे रखा है 1 मीटर, L की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, एरिया आपको दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, और I की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर, कि आप चाहते हो कि यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट आ जाए। कितनी आ जाए, 1 एम्पियर की करंट आ जाए। तो 1 एम्पियर की करंट लाने के लिए क्या करें, यहाँ 1 रख दिया, इसकी जगह हम रख देते हैं ρ1 प्लस ρ2 L अपॉन A आ जाएगा बच्चों। अब देखो ρ1 प्लस ρ2 करो, ρ1 कितना आया 0.17 इंटू 10⁻³ प्लस ρ2 कितना है 10⁻³ इंटू लेंथ 1 और एरिया कितना है 0.01 इंटू 10⁻⁴। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ देखो क्या आने वाला है, आप इसको देखो 10⁻³ कॉमन आ गया तो यह आएगा 1.17 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 0.01, कुछ इस तरीके का आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर को हमने मीटर स्क्वायर के अंदर चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ से ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1170 वोल्ट, कुछ इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 1170 वोल्ट, इतना हमें अप्लाई करना पड़े, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 मीटर ब्रिज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन का, नल डिफ्लेक्शन का यूज़ किया हुआ है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप सभी बच्चों को इस चीज़ का पता होगा। एक मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन ने आप लोगों से बोला हुआ है, देखिए आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे मीटर ब्रिज का जो यूज़ किया जाता है वो कुछ अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर, ये मीटर ब्रिज में जो लेंथ होती है वायर की वो 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही होती है, उस तरीके से यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कुछ इससे कनेक्ट होता है, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन लाने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों की यहाँ पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि ये जो वैल्यूज़ है, आपको बोला है कि x की वैल्यू 12 ओम है और इसकी वैल्यू है 18 ओम, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है वो कहीं आ रही है, बताया नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि अगर हम रजिस्टेंसेस को रिप्लेस करते हैं, R को ये वाले 18 को हम 8 ओम कर देते हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें पता है ये वाला जो पार्ट रहा होगा, इसका मैं एक मिनी सर्किट बना दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ जाए। आप लोगों को पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन पे अगर काम करता है, तो ये जैसे 12 है, ये 18 है, ये रो एल अपॉन ए रहा होगा, तो ये रो 100 माइनस एल डिवाइड बाय ए रहा होगा। तो हमें पता है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो यहाँ क्या आने वाला है बच्चों, रो एल अपॉन ए डिवाइड बाय रो 100 माइनस एल अपॉन ए इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 18। आप देखें तो ये 2 और ये 3 6 से कैंसिल हो रहे हैं, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या आया आंसर, L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू 2/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3L इज इक्वल टू 200 माइनस 2L, तो 5L इज इक्वल टू 200। तो L की वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ गई। मतलब कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि अब आप इसको क्या कर दो, 8 ओम कर दो। तो 8 ओम करते ही नई बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, तो उसके लिए सेम अगर हम करें तो मान लो बैलेंसिंग लेंथ L डैश है, क्या आएगा, रो L डैश अपॉन A और रो 100 माइनस L डैश डिवाइड बाय A इज इक्वल टू 12/8, 18 की जगह। तो देखो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा बच्चों, रो से अभी भी रो कैंसिल होगा, A से ये भी कैंसिल होगा, तो अब क्या आया, 2L डैश इज इक्वल टू 300 माइनस 3L डैश। तो यहाँ से L डैश की वैल्यू 300 डिवाइड बाय 5 विच इज 60 आई। क्वेश्चन ने कहा है कि जो चेंज आया ना, चेंज कितना आया हमारे पास लेंथ का, 60 माइनस 40 विच इज 20।
सेंटीमीटर, उसको उन्होंने 4 इंटू ए की सेंटीमीटर की फॉर्म में रखा है। तो अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 5 ही होगा, सेंटीमीटर तो उन्होंने लगा रखा है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो फार्मूला की जो वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, वो होता है NEAVD। उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। वैसे मैं आपको फार्मूला बता दूं, करंट की वैल्यू जो होती है वो NEAVD होती है, जहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, E क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। A क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD यहाँ पे क्या होने वाली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है वो हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि एरिया हमें दे रखा है, बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है मैंने उसको डायरेक्ट पहले से ही मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 23 चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वही यहाँ पे कूलम नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन ने आई की जो वैल्यू है वो 24 मिली एम्पियर यानी 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर है। तो आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एरिया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और VD हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, VD की वैल्यू जो आएगी 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 1.6 कुछ, और यहाँ 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखो, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 3 टाइम्स 8 से, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इससे ये आएगा, तो ये आया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। क्वेश्चन ने आप लोगों को जो आंसर पूछा हुआ है उसने कहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी आने वाली, सॉरी वोल्ट नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के अंदर कितने आंसर आने वाला है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.005 मीटर पर सेकंड, दैट वुड बी द आंसर। चलिए बच्चों, अब हम चलने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पेपर के लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जिसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। देखो, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक बैटरी है जिसको चार्ज किया जाता है, उसके लिए वोल्टेज आपको, करंट आपको, सारी चीज़ें दे रखी है, और उसके बाद आउटपुट आप लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। मान लो ये बैटरी है बच्चों, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए क्वेश्चन ने आपसे बोला हुआ है कि आपने 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, करंट आपने कितनी अप्लाई करी है 10 एम्पियर, और ये पूरा जो है वो कितने के लिए 8 आवर्स के लिए। तो अगर एनर्जी गिवन की हम बात करें तो एनर्जी गिवन कितना होगा बच्चों, हमें पता है एनर्जी जो होगी वो पावर इंटू टाइम होगी। पावर कितनी है 15 इंटू 10 इंटू 8, ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब इसको सप्लाई में लिया तो इस बैटरी ने क्या किया, आई आउटपुट जो है वो हमें कितना दिया 5 एम्पियर, कितनी देर के लिए, टाइम हमारे को 15 आवर्स के लिए दिया। ठीक है, और वोल्टेज हमें कितना दिया 14 वोल्ट। तो वी आउट एनर्जी आउटपुट की बात करें हम, एनर्जी आउटपुट तो वो क्या आएगा 14 इंटू 5, ये तो पावर हो गई, और टाइम 15। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि एफिशिएंसी क्या होती है। तो बच्चों एफिशिएंसी हमेशा ध्यान में रखना है, परसेंटेज में आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट। पावर होगा तो पावर से हम निकालेंगे, तो यहाँ देखो आउटपुट कितना है 14 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाय इनपुट कितना था 15 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 100। अब देखिए 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 7 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या आया 7/8 इंटू 100। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा, तकरीबन ये कितना होने वाला है 700 डिवाइड बाय 8, तो ये कितना आएगा 860
87.5%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम सीरीज़ को एंड करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। होपफुली आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। साथ ही साथ आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी भी रिवाइज हो चुका होगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा कि कहीं ना कहीं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी अच्छे से इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को कर सकें। और साथ ही साथ आप हमारे मैकवे प्रखर सीरीज़ के अंदर बने रहिए, ताकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हम जो प्रोवाइड करने वाले हैं उसका आपको रिविज़न होता रहे, ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सको। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।